नमस्कार दोस्तों। प्रस्तुत है विभा देवसरे की लिखी कहानी उसका कल। वर्षों से सुबह की प्रार्थना, पूजा या यूं कहे मेरा चिंतन मनन मेरे मॉर्निंग वॉक में शामिल है। मुझे लगता है पूरे दिन में यही समय, यही अवसर सिर्फ मेरा अपना है। कितना यह पूजा पाठ के लिए और कितना चिंतन मनन के लिए है, ऐसा मेरा कोई दावा नहीं है। एक क्रम है जो क्रमबद्ध नहीं हो पाता है, सिलसिला तो टूटता ही नहीं। बेल कॉलोनी का यह छोटा सा पार्क, इर्द गिर्द दिया सलाइयों के डिब्बे से बने छोटे छोटे 3 मंजिले मकान, साफ सुथरी सड़क और बहुत से हरे भरे पेड़ों वाला यह इलाका खासा रिहायशी होने के बाद भी जिस सन्नाटे से घिरा रहता है, उसमें मुझे कैसा सुकून मिलता है। यहाँ बसने वाले निम्न मध्यम और मध्यम वर्गीय परिवारों में सुबह की रोजी रोटी की चिंता, बच्चों के स्कूल कॉलेज जाने का समय, पुरुषों के ऑफिस जाने का समय और पानी चले जाने का भय सारे वातावरण को मशीन बना देता है। शायद यही वजह है कि वातावरण पूरी तरह शांत रहता है। घरों से प्रेशर कुकर की सीटी, कपड़े धोने पटकने की आवाज़ें और कभी-कभी सब्जी के छौंके जाने की सुगंध वातावरण के सन्नाटे में शामिल होती रहती है। छोटा सा पार्क जिसके चारों कोनों पर सीमेंट की बेंचें पड़ी है। अपने घूमने का क्रम पूरा करने के बाद मैं अक्सर बेंच पर बैठती हूँ और कुछ श्लोक जो अरसे से कंठस्थ है का पाठ करती हूँ। उस दिन भी मैं पार्क की बेंच पर बैठकर कंठस्थ श्लोक का पाठ कर रही थी कि अचानक बेहद शोर, मारपीट और एक लड़की के चीखने व रोने की आवाज़ें सुनकर मैं अपने को रोक नहीं सकी। मन ही मन मैंने अपने को धिक्कारा। क्या मुझे किसी के दुख और पीड़ा से मतलब नहीं रखना चाहिए? क्या मैं मानवीय वेदना से मुक्त हूँ? ईश्वर, पूजा और मानवीय यौन होना क्या एक नहीं? अचानक आए इन विवेकशील विचारों के कारण मैं झटके से उठी। पार्क के दाहिनी ओर वाले फ्लैट से बाहर का यह शोर था। लगभग 14-15 वर्ष की एक लड़की को उसका पिता बुरी तरह से पीट रहा था। जब पिता के चुंगल से छूटती तो वह भी आक्रामक हो उठती। एक और लड़की की माँ जोर जोर से चिल्लाकर कहती, और मारा हरामजादी को, जीना हराम किए हुए है। अरे जाने किस कर्म का फूल भोग रही हूँ। जिस दिन से हरामजादी पैदा हुई है, घर नरक बन गया है। और वह औरत जो लड़की की माँ थी, सिर पीट पीट कर जोर जोर से रोने लगी। उधर पिता अपने चुंगल से छूट गई लड़की के प्रति भी जाहिल होता जा रहा था। कभी उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता, उसे थप्पड़ मार मार कर गिरा देता और लात से जमकर मारता। कभी उसके बाल खींचकर उसे मारता। लड़की भी इस यातना से जितना रोती चीखती जा रही थी, उतनी ही अधिक आक्रामक होकर वह पिता पर भी वार कर रही थी और जमकर अपने सर्जक माता पिता को माँ बहन की गालियों से नवाज रही थी। कुछ लोग इस सारे कांड में तमाशबीन खड़े थे। बाकी अड़ोस पड़ोस और दूसरी व तीसरी मंजिल के लोग खिड़कियों और बालकनी से पिटती हुई लड़की को बेगाल होकर देख रहे थे। वे सभी लोग अपने में केंद्रित, अपने में आप में महफूज हो, कॉलोनी में साथ रहते हुए भी इस वारदात में किसी तरह का रोल अदा नहीं करना चाहते थे। लड़की अपने माता पिता से बुरी तरह पीट रही थी। उसकी माँ अपना सिर ढूंढ रही थी, अपने को अपनी कोह का गाली दे रही थी। लड़की को पीटता हुआ उसका पिता और जुल्म सहती हुई लड़की दोनों ही जाहिल की तरह एक दूसरे को गाली दे रहे थे। लड़की के पिता चुंगल से छूटकर पत्थर उठाकर पिता पर वार भी करती थी। मैं जब इस सारी वारदात के करीब पहुंची तो पिटती हुई लड़की के पिता के चुंगल से दूर खड़ी हो पिता को गालियां बक रही थी। पिता भी शायद लड़की को पीटते पीटते थक गया था और अपने को एक सच्चा किंतु वारदात से हारा सही और नेक इंसान के रूप में
दूसरों की सहानुभूति बटोरने के लिए अपना बयान देना चाहता था। वह उस लड़की को पागल घोषित करके यह साबित करना चाहता था कि इसकी वजह से घर में आए दिन कितना हंगामा होता है, रोना पीटना होता है, जिंदगी नरक के सिवाय और कुछ नहीं रह पाती है। उधर लड़की बुरी तरह पीटने के बाद चीख चिल्ला तो रही थी, उसका आक्रोश भी कम नहीं था। पिता को बुरी तरह गालियां बक रही थी। पिता शांत हो जाना चाहता था, लेकिन लड़की की बेहूदगी उसे बर्दाश्त नहीं हुई और कसाई की मुद्रा में वह फिर एक बार लड़की की ओर झपटा। मुझसे रहा नहीं गया और मैं चिल्लाई, इस तरह आप इसे क्यों मार रहे हैं? और यहाँ आप सब लोग तमाशबीन खड़े हैं। मैं इतना कहकर जैसे ही लड़की को छुड़ाने के लिए आगे बढ़ी कि लड़की ने पास पड़ा हुआ पत्थर उठा लिया और मुझे मारने को हुई। मैं एकदम घबरा गई। लड़की के पिता ने उसके हाथ से पत्थर छीना, उसे मारते हुए नीचे गिराकर फिर लातों से मारने लगा। मेरे लिए यह सब कुछ असहनीय था। मेरे पास खड़े एक दर्शक सज्जन ने कहा, बहन जी, आप बेकार परेशान हो रही है। यह लड़की है ही ऐसी, इसे पागल भी कहा जाए तो कुछ गलत नहीं। इस लड़की की वजह से उसके घर में ही नहीं, इस कॉलोनी में भी कुछ न कुछ हंगामा होता ही रहता है। मेरे सब्र का बांध टूट रहा था। मन का आक्रोश संभालते नहीं संभल रहा था। लेकिन इस तरह उसका पिटते रहना कैसे आप सब बर्दाश्त करते हैं? एक दूसरे सज्जन, जो उन सब के बीच कुछ ज़्यादा ही स्मार्ट थे, बोले, आपने अभी कोशिश की थी ना मैडम? सबकी अपनी पर्सनल लाइफ है। अपने ही छोटे बड़े प्रॉब्लम से घिरा आदमी दूसरों की सिरदर्दी क्यों मोल लेने लगा? अब समय कुछ और हो गया है। मैं उन स्मार्ट सज्जन की बातों में कोई रुचि नहीं लेना चाह रही थी। मेरा ध्यान सिर्फ उस पिटती हुई लड़की में ही केंद्रित था। मैंने फिर अपनी आवाज़ उठाई, अगर यह लड़की मेंटल केस है तो उसे मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती कराकर इलाज क्यों नहीं कराते? यही सहदारा में तो है मेंटल हॉस्पिटल, यहाँ से बहुत दूर भी नहीं है। कुछ आधुनिक पढ़ी लिखी प्रौढ़ महिला ने मेरे करीब आकर कहा, आप भी बहन जी बेकार परेशान हो रही है। अरे इस लड़की को इलाज के लिए अगर मेंटल हॉस्पिटल में भेज देंगे तो इनके घर का सारा काम कौन संभालेगा? इस लड़की को माँ को आप नहीं देख रही हैं, कैसा नाटक बनाकर रो रही है। दिन भर बीमार बनी पलंग पर पड़ी रहती है। यही लड़की उसकी तीरमदारी में लगी रहती है और पलटन भर भाई बहनों को भी संभालती है। जरा सी चूक हुई कि वह शिकायती की फहरिस्त अपने खसम को थमा देती है और यही इसी तरह पिटती है। मेरी तार्किक बुद्धि कुछ ज़्यादा उमड़ रही थी, लेकिन घर के कामकाज के लिए नौकर आपका भी जवाब नहीं। इस महंगाई के ज़माने में मध्यम वर्ग के लोग भला कहाँ इतना अफोर्ड कर सकते हैं? उन्हीं महिला ने पास खड़ी महिलाओं के बीच अपनी बात को और वजनदार बनाने की कोशिश में अपनी बात की स्वीकृति चाही। अब तो पंचायती बातों के लिए खासा माहौल बन चुका था। मेरे पास कुछ और महिलाएं आकर खड़ी हो गई और मुझे वारदात इतिहास के बारे में जानकारी देने लगी। एक बोली, बेचारी सुबह से रात तक घर के काम काज में ही लगी रहती है। दूसरी ने तमक कर कहा, और नहीं तो माँ तो इसकी बीमार ही पड़ी रहती है। हर साल बच्चे ही जनती है। अपने को किसी हीरोइन से कम नहीं समझती। खसम जो रात दिन सेवा में लगा रहता है। मुझे उस औरतों की बकवास में कोई रस नहीं मिल रहा था। उन्हें चुप कराने की कोशिश में मैंने पूछा, लेकिन यह लड़की क्या इस औरत की नहीं है? पहली वाली औरत बोली, है तो इसी की, पर इसको अब क्या कुछ फर्क नहीं पड़ता। कहाँ माँ का चंपई रंग, तीखे नाक नक्श, सुडौल शरीर, काले घले बाल, और कहाँ बैगन को मात देने वाला इसका रंग, भोंडी नाक, होठों को थकियाते हुए बाहर निकले दांत और ठिगनी मोटी कद काठी। भगवान ने भी इसे बनाकर अपना मजाक ही उड़ाया है।
आप लोग ये सब बेकार की बातें क्यों कर रही है? जरा सोचिए, अगर इसी तरह इस लड़की पर अत्याचार होता रहा तो क्या यह जिंदा बचेगी? एक मोटी सी औरत कुछ आगे खड़ी औरतों को धकियाते हुए हाथ नचाकर बोली, कुछ नहीं होगा। इसे बहुत बेशर्म है यह लड़की। इसे अपने जवान होते शरीर का उन रंगलियों का पूरा एहसास है। जहाँ चार जवान लड़के खड़े होंगे वहाँ यह अदाएँ दिखाती जरूर पहुँच जाएगी और किसी न किसी तरह अपनी ओर उसका ध्यान जरूर खींचेगी। अरे, बड़ी चालू चीज है। इसने चौकीदार से कहकर गुप्ता जी के सीधे साधे बेटे मुन्नू को पिटवा दिया। भरी सभा में कह दिया कि यह मुझे छेड़ रहा था। अब आप ही सोचिए, इसकी शक्ल में कौन से हीरे पन्ने जड़े हैं जो कोई इसे छेड़ेगा? एक दूसरी औरत ने उस तक अपनी बारी न आते देख मेरे बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाते हुए कहा, बहन जी, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आती है। कुछ दिन पहले ये लड़की कॉलोनी के माली के संग कोने वाले बागीचे में सोई पाई गई। अब उस माली को तो निकाल दिया गया, लेकिन इसका क्या हो? मुझे लगा कि अगर यहाँ और ज़्यादा देर रुकी तो लड़की की कथा पुराण सोप अपोरों की पूरी सामग्री से कम नहीं होगा। लड़की अभी भी पैर पटक पटक कर बुरी तरह रो रही थी। उसका बाप बढ़ती भीड़ देखकर घर जा चुका था। माँ पहले ही नन्हे बच्चे के रोने चीखने की आवाज़ सुनकर अंदर जा चुकी थी। माजमा धीरे धीरे घटने लगा था। मेरा नियमित पूजन का क्रम तो टूट ही चुका था। मॉर्निंग वॉक से जो स्फूर्ति मिलनी थी उसकी जगह मस्तिष्क में सैकड़ों प्रश्न कौध रहे थे। हमारे समाज की, विशेषकर मध्यम वर्गीय परिवार की ढेर सारी लड़कियों की तस्वीर आती जा रही थी और मिटती जा रही थी। क्या आज के तथाकथित आधुनिक समाज में उन्हें अपनी नियति के ही बल पर जीना पड़ रहा है? दूसरे दिन से मेरी दिनचर्या का क्रम यथावत आरंभ हो गया। कई दिन बीत चुके थे। स्लेट पर लिखे शब्दों की तरह मेरे मन मस्तिष्क के भी वह घटना लगभग धुल पुछ गई थी। एक दिन अपने नियमित क्रम के अनुसार पार्क के कोने में पत्थर की बेंच पर बैठकर मैं अपने कंठस्थ श्लोक का पाठ कर रही थी कि वह लड़की मेरे पास आकर बैठ गई। मुस्कुराते हुए उसके दांत बाहर निकल आए थे। बहुत ही आत्मीयता भरे स्वर में बोली, आंटी जी नमस्ते। आप रोज यहाँ क्यों आती हैं? आंटी जी, मैं आपको रोज देखती हूँ। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वह बहुत ही आत्मीयता भरे स्वर में यह सब कह गई। वह मेरे इतने करीब थी कि मुझे लगा कि वह मुझसे लिपट जाएगी। मैंने प्यार से पुचकारते हुए उससे पूछा, अरे आज इतने सवेरे सवेरे तुम यहाँ कैसे? सब लोग शादी में गए हैं। मैं घर में अकेली थी। सोचा आपके पास थोड़ी देर के लिए बैठाऊं। बहुत दिन से मेरा मन कर रहा था। मैंने उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए पूछा, तुम स्कूल जाती हो? उसने मुझे आश्चर्य से देखते हुए कहा, कैसी बातें कर रही हैं? मैं भले कैसे स्कूल जा सकती हूँ? घर का काम कौन करेगा? वह ससुरी जो मेरी अम्मा है ना, हर समय बिस्तर पर पड़ी रहती है। बाप शराब पीकर उसके आगे दुम हिलाता है और चार छोटे बड़े पिल्ले हैं। उनके मुंह में अगर निवाला नहीं गया तो मेरी हड्डी पसली एक की जाती है। रात दिन घर का काम, वक्त ही कहाँ मेरे पास है कि मैं स्कूल जाऊँ। फिर आंटी, मैं पागल जो हूँ, सब लोग मुझे पागल समझते हैं। इसलिए मेरा वह जो बाप है ना, कमीना, वह मुझे पीटता है। मैंने अपने को संभालते हुए कहा, अरे तुम तो इतनी प्यारी लड़की हो, घर का सब कुछ संभालती हो, फिर ऐसी लड़की क्या अपने माँ बाप को गाली देती है? मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू छलछला रहे थे। बहुत दुखी होकर उसने कहा, हाँ आंटी, आप ठीक कहती है। मैं भी ऐसी नहीं होना चाहती हूँ। मैं रोज उस कल के बारे में सोचती हूँ जो आएगा। सब लोग मुझे एक अच्छी लड़की समझेंगे और मैं। एक क्षण को वह चुप हो गई। उसकी सूनी आंखें ऊपर सूने आकाश के कुछ खोजने लगी। फिर वह संभल कर बोली, लेकिन आंटी,
मैं अच्छी नहीं बन सकती क्योंकि मैं बुरी हूँ। सब लोग मुझे बुरा समझते हैं। अगर मैं अच्छी होती तो क्या आपको उस दिन पत्थर से मारने दौड़ती? वह मेरे कंधे पर सिर रखकर फपक फपक कर रोने लगी। कुछ कहने और करने के लिए मैं अपने आप को टटोलती रही। उसकी पीड़ा से मैं जितनी द्रवित थी उतनी ही लाचार। मैं उसका कल उसे देना चाहती हूँ, लेकिन क्या यह संभव है? तो दोस्तों, आशा करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।